है कि नहीं? तो इसमें क्या था, F is proportional to mod of Q1 into mod of Q2. F is inversely proportional to 1 R square. Is it okay? ठीक है. So if we combine these two equations, finally we can write mod of Q1 mod of Q2 divided by R square. है कि नहीं? तो कूलम्स लॉ के नाम पे बहुत सालों तक केवल यही फार्मूला पढ़ाया गया, ये वाला, ठीक है. F is directly proportional to mod of Q1 mod of Q2 upon R square. रिजल्ट को बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज रखने के लिए हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, ठीक है. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, उसे कहा गया F is equal to K Q1 Q2 upon R square. कितना? न्यूटन. और फोर्स था तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन. ये बताओ, वेयर K is the proportionality constant. जब भी दो पार्टिकल जो चार्ज पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर उन्हें फ्री स्पेस में रखें या एयर में रखें तो K की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी और वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका नाम तुमने पहली बार सुना होगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं. एप्सिलॉन नॉट बोलो या एप्सिलॉन जीरो बोलो, ठीक है. इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी परमिशन वर्ड से बना है. परमिटिविटी मीन्स की चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या अपनी चार्ज की जो रिपेल या अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, वो एयर मॉलिक्यूल्स को या सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करने की कितनी कैपेबिलिटी रखती है, ऐसे समझो. और या इसे कह दो कि वो मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करे, वो उस मीडियम की परमिटिविटी कहलाए. ऐसा ही है, समझ आया? तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी, ठीक है. तो ये तो हो गई परमिटिविटी, जिसको कहते हैं एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. अब एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है. तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग परमिटिविटी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म रखा है, उसे परमिटिविटी कह रहे हैं. और सुनो, तो K की वैल्यू जो कैलकुलेट करके रखी गई वो आई 9 इंटू 10⁻⁹. यहाँ से इसकी यूनिट निकाला जा सकता है. F का होता है न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. C स्क्वायर लिखा होगा तो आप इसका मतलब यहाँ ये समझेंगे ये कूलम स्क्वायर. ठीक, अब बताओ जी, सही है क्या? तो if permittivity depends on medium, then is a K constant for a variable term. कुलदीप को डाउट आ गया, देखते हैं क्या है कह रहा है. सर if permittivity depends on medium, then is K a constant or a variable? K अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा. फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू अभी मैं बताता हूँ कि कैसे कांस्टेंट है. पहले एक्सप्लेन तो करने दो, अभी तो मैंने पूरा बताया ही नहीं ना, इसके बारे में कुछ बातें बच गई है, कंप्लीट होने दो. ठीक, यहाँ तक जो बताया ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जो तुम पूछ रहे हो तो मुझे पहले बताना ही है. A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10⁻⁹. दिस फंडा
can be written as F is equal to 9 into 10 raised to power 9 Q1 Q2 upon R square न्यूटन भी लिखा जा सकता है। ये किसके लिए है? केवल ये वाला जब दोनों चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में हो या एयर, ठीक है, इन फ्री स्पेस और इन एयर। ये बताइए, यहां तक ठीक है? ये सही है जी? बोलते रहो बीच में, ठीक है ये? गुड। अब सुनो, थोड़ी कहानी और इसमें ऐड करनी होगी, मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही होती है जो तुम्हें पता होना चाहिए, वो मैं लिखता हूं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10 raised to power minus 12। अब इसकी यूनिट लिखना है, तो k की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कांस्टेंट की यूनिट तो होगी, इसको इधर कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q1 q2 अपॉन f into r स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू है जो इन जनरल दी रहेगी, लेकिन पता रहे तो कोई बुरी बात नहीं है। आपके लिए 0.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक और बात है, परमिटिविटी जो डिफाइन करी गई थी वो ऐसे, परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को कह रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? मीन्स ये डिफाइन, कई बार इसको KR भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह KR भी बोलते हैं। एप्सिलॉन आर को KR भी बोलते हैं, तो एप्सिलॉन आर विल बी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से डिफाइन होगी। वैसे ही जैसे कि हम लोग लोअर ग्रेड में, तुम लोग कब पढ़ते हो ये लाइट वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, वो किस में पढ़ते हो? 10th ग्रेड में ना, पहली बार। तो उसमें डिफाइन है क्या बोलते हो उसको, म्यू क्या है बोलो भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन space, or you can say in air, divided by velocity of light in medium, यही है। तो म्यू डिफाइन है, बेस किसको मानते? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसी को बेस मान के डिफाइन किया गया। उसी तरीके से किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के डिफाइन किया गया। उसी के रिलेटिव हम बाकी सारी मटेरियल की परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द permittivity of the material divided by permittivity of free space, that is free space की वैल्यू मुझे बता रखी है 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ जी, ठीक है? यहाँ तक कुछ लिंक कर पा रहे हो तुम लोग? सही है। तो ये रिलेशन याद रखना होगा, एप्सिलॉन is equal to epsilon r into epsilon naught, where epsilon r is the relative permittivity. Sometimes it is written as kr,
is equal to epsilon upon epsilon naught. Epsilon upon epsilon naught. कोई प्रॉब्लम? Kr is also defined as dielectric constant. Dielectric constant. हाँ, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे F is equal to K Q1 Q2 upon R square की कुछ अपनी लिमिटेशंस है. ऐसा नहीं है कि ये हर जगह एप्लीकेबल है किसी भी कंडीशन में और पार्टिकल कैसे भी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ. इसको कई बार ये भी बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ. तो मैं तो यही बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ Coulomb's law. Coulomb's law ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ Coulomb's law. फर्स्ट तो यही नंबर 1, it is only applicable for point charge system. ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, एग्जैक्टली इसके लिए पॉइंट चार्ज के. सेकेंड पॉइंट, जब भी आप ये रूल अप्लाई करोगे F is equal to K Q1 Q2 upon R square, तो एटलीस्ट वन चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए इन द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. अगर ऐसा नहीं हुआ तो F एक्यूरेट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था चार्ज की प्रॉपर्टी में कि कोई भी चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगा, भाई रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका रहा हूं, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट हो जाएगी. तो एक अलग से फोर्स आने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही. अगर एक चार्ज मूव करेगा तो फिर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी आने लगेगा. तो जो इफेक्टिव फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्ट आएगा. और हमको चाहिए कि एक पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम इसमें सक्सेसफुल आया समझ. इसलिए देखो at least one charge should be at rest. मीन्स कि रेस्ट, दोनों चार्ज की रेस्ट पे हो तो हम एक्यूरेटली फोर्स को डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन दूसरा वाला चार्ज अगर बहुत ही स्मॉल स्पीड से मूव कर रहा है तो बहुत ही माइन्यूट सा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं. लेकिन एक तो रेस्ट पे होना ही चाहिए, ठीक है. दोनों रेस्ट पे हो दैट इज टू गुड. लेकिन सेकेंड चार्ज पार्टिकल अगर बहुत ही माइन्यूट स्पीड से मूव कर रहा है बहुत ही, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. समझ आ रहा है? इसकी चार्जेस शुड बी एट रेस्ट. थर्ड पॉइंट में F इज इक्वल टू जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, इसमें R की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी से होनी चाहिए, या इतने डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए. क्लियर है? तो मतलब क्यों होना चाहिए ज्यादा, मतलब मान लो
दो चार्ज पार्टिकल जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 फर्मी से कम हुई तो क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं अभी 3 स्टूडेंट्स से, कोई बता सकता है? नीतिका, श्रेया, अजय प्रताप, इन तीनों में, और ये जसकरण, ये 4 स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी मैं। चारों में से कोई पहले बता सकता है? बोलो भाई, मैं यहाँ से बोलोगे तो तुम, मैं इसको कर दूं अनम्यूट। फिर सर न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव होने लगेंगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। जसकरण बता रहे हो? हाँ जी सर, अच्छा ठीक। न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी अगर एक फर्मी से कम हो गया डिस्टेंस तो। मीन्स की दो पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच की डिस्टेंस 1 फर्मी या उससे कम हो गई तो वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फिर एक्टिव हो जाएगी उनके अंदर। ठीक तो है, न्यूक्लियस के जब अंदर आने लगेगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, और ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन वो 100 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ये मेजर करा है कि 100 टाइम्स इंफीरियर होगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल एक्ट, ये हरलीन ने भी आंसर दिया है, डिस्टेंस इज लेस देन स्ट्रॉन्ग, हाँ ये नीतिका का भी आंसर आया है। ठीक है कि नहीं? तो आपको बात समझ आ गई इसका ये मतलब। तो ये पॉइंट वाइज लिखो, बाकी लोग जो हैं लिखेंगे सारे ही, लेकिन समझ लो। देखो इसमें एक नोट करके लिख लो थर्ड पॉइंट। If the value of r is, if the value of r is, if the value of r is less than 1 Fermi, if the value of r is less than 1 Fermi, then strong nuclear force will, strong nuclear force will be active, strong nuclear force will be active, which dominate the electrostatic force, which dominate the electrostatic force 100 times its effort. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा फोर्स है ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा, बोला जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब एग्जिस्टेंस में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आया समझ सबको? हाँ जी बच्चों, क्लियर? बोलो, ये फिर से बताऊं या आ गया समझ एक बार में? ठीक है, आ गया। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, आर की वैल्यू। अच्छा तुम्हें याद होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यू। इस पे क्वेश्चन तुम्हें घुमा के भी पूछा जा सकता है। मान लो मैं पूछ लूं कि दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, चलो इस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसमें दो चार्ज पार्टिकल है, लाइक प्रोटॉन प्रोटॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर। आर की वैल्यू दी है 10 raised to power minus 20 meter, 20 meter, and you ask to calculate the electrostatic force between these two protons, then what will be the answer? अच्छा, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन इतना पॉजिटिव है तो आप E लिख सकते हो, E प्लस E प्लस। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। तो इसका K Q1 Q2 means E into E upon 10 raised to power minus 20 का होल स्क्वायर। ऐसा अगर कर दिए तो ट्रैप हो जाओगे। ये नहीं करना है जो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है बोर्ड पे, ये आप नहीं लिख सकते।
यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, जो जो कुछ करेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बस का नहीं है, इट विल नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट हियर, ओके। तो के ई स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻20 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 फर्मी से ये डिस्टेंस कम है, मींस कि न्यूक्लियस के अंदर की कहानी है। तो न्यूक्लियस के अंदर डोमिनेटिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इजंट इट, है कि नहीं? बोलो बच्चों, ठीक है, तो ये बात समझ गए बच्चे। अब देखो फोर्थ पॉइंट लिख लो, कूलॉम्स लॉ, फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट फॉलो the Newton's third law of motion. What is the Newton's third law of motion? ये बताएगा अजय। अजय प्रताप बताना, what is the Newton's third law of motion? For every action there is equal and opposite reaction. गलत है, कोई और बताओ भाई, what is the Newton's third law of motion? गलत है, ये कंप्लीट नहीं है, ओनली यू हैव योर स्टेटमेंट इज ओनली 25 to 20 मींस की 30% करेक्ट, बाकी तो For every action there is an equal and opposite reaction, and the reaction starts from where action terminated. नीतिका का आंसर सही है। ये अजय प्रताप तुमने ध्यान नहीं दिया, जब मैंने डिफाइन किया था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो क्या बोला था कि एवरी एक्शन, मैंने क्या एक और स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों को ये लगता है कि ये लॉ सबसे इजी है ना, क्योंकि वो बुक में गलत गलत लिखा रहता है, एवरी एक्शन इज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और आधा स्टेटमेंट लिखा नहीं रहता है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये ध्यान से लिख लेना, ये लोग ज्यादा गलत करते हैं। तो मैंने कहा था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट ऑन डिफरेंट बॉडी, और अंडरलाइन जो बात करवाई थी वो तुमने बोला ही नहीं। अंडरलाइन क्या करवाया था कि रिएक्शन फोर्स विल स्टार्टेड फ्रॉम वेयर द एक्शन फोर्स विल टर्मिनेटेड। इस पे मैंने एग्जांपल भी पूछा था, डस्टर रख के कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो खींच रहा हूँ, तो जब पाम भी डस्टर पे उतना ही फोर्स लगा रही है तो ये अपनी ओर आ क्यों रहा है ना? तो सेम फोर्स अलग अलग बॉडी पे है। अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होना चाहिए, बट पर्टिकुलर बॉडी, एक ही बॉडी पे दोनों पेयरिंग ऑफ फोर्स होना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दो बॉडी पे सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, तो दो बॉडी पे दो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, वो जिन सरफेस पे रखे हैं उनका सरफेस डिफरेंट हो सकता है कि नहीं? तो वो बैलेंस होना जरूरी नहीं है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट ऑन डिफरेंट बॉडी, एंड reactionary force will originated from that much particular point where action force will terminate. समझे? तो technically it's tough to understand for your students level, okay? बच्चों को उल्टा लगता है कि पहला टफ है, दूसरा टफ है, तीसरा आसान है और तीसरा सबसे टफ है, बाकी सब आसान। ये कहानी सत्य है, ठीक है? तो चलो ये बात मैं रिवाइज कर दिया, तुमने लिखा होगा, वो जाके देखना, वो ज्यादा क्लियर होगा। मींस की जो कूलम फोर्स है वो इस लॉ को फॉलो करता है। वो कैसे देखेंगे? मींस की suppose there are 2 point charges like q1 and q2 coulomb are placed at a distance r, and this distance is greater than 1 Fermi. It means electrostatic forces actively participate in this game, okay? It means कि ये दोनों अगर सेम है, सेम का मतलब कि नेचर इनका सेम है, अमाउंट आप सेम भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो,
Q2 कूलम, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो Q2 वाला Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कह रहा हूं मैं F12 मींस की force applied by Q2 on Q1, force applied by Q2 on Q1 is K Q1 Q2 upon R square Newton. And guys, force applied by Q1 on Q2 है ना, ये वाला इस पे कितना लगा रहा है और ये वाला इस पे कितना लगा रहा है, अमाउंट दोनों का सेम है, K Q1 Q2 upon R square Newton, ठीक है। But this one is F12 and here it is F21, is it? तो अब मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा समझना है इस बात को कि अमाउंट दोनों का सेम है बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट और फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन पे बुरा मान जाती है, अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो इसे अच्छा नहीं लगता, मीन्स कि ये बदल सकती है, चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर है? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है तो आप 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो भी चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगी। ऐसा ही है, और फोर्स है, ये डायरेक्शन तुमने अपोजिट कर दिया सेम अमाउंट का, मीन्स कि उसने ये कहा कि ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज इस पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। बोलो समझ आया? अगर इसका मास है 1 किलोग्राम and here it is in 2 kilogram, so the difference will be in acceleration, means कि acceleration vary कर सकता है, acceleration vary कर सकता है और वो कैलकुलेट भी किया जा सकता है। कैसे? इस वाली बॉडी का acceleration A1 तो ये फोर्स क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन इसका मास M1, क्योंकि F is equal to M into A, तो A is equal to F by M। इसका एक्सेलरेशन आ गया इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस वाले का एक्सेलरेशन A2 होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन M2 किलोग्राम, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये होगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का देख रहे हो, एक्सेलरेशन में वेरी बट द अमाउंट ऑफ फोर्स विल रिमेन सेम। I am giving you the same statement again and again. The amount of force, मैं ये नहीं कह रहा कि force same है, मैंने कहा the amount, the magnitude of force will remain same only. That is why we are in condition to state that the characteristic property 4 में बोला कि क्या, this law will follow the Newton third law of motion। अब सुनो, तो अब सुनो फिफ्थ वाला देखो क्या है, कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। नोट करो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का अपना मीनिंग है, बहुत स्पेसिफिक, वो फोटो में क्लियर। सेंट्रल फोर्स का मतलब देखो, इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, okay, if the nature of both the charge is the same, distances are, so the force of action will be along the line joining to the center of their point charges। point charge के थ्रू, उसके सेंटर के थ्रू जो लाइन सीधी 180 डिग्री पे जाएगी, line of action of force will follow that particular frame of reference, is it? अब क्या बोला मैं,
ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ठीक है, ये तो ठीक है अमाउंट, इसीलिए मैंने वेक्टर नहीं लगाया, अमाउंट दोनों का सेम है। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए ये भी बोला जा सकता है, ऐसे शो करके ऐसे भी बोला जा सकता है कि जितना फोर्स ये लगा रहा है इतना ही फोर्स ये लगा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम, ये Q1 ये Q2 है, here it is R, ऐसे भी बोला जा सकता है। अभी भी दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब इसमें सही कौन है ये मैं बताता हूँ। अब मैंने परम्यूटेशन एक और बता दिया, क्या, सपोज ये है माइनस, हाँ भाई आवाज मत करो यार, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, तो इन दोनों को एक ही ओर मान, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो, अमाउंट सेम ही है फोर्स की, तो क्या ऐसे होगा, ये तो देखो एफ इधर और एफ इधर, आर डिस्टेंस में, और क्या हो सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बना लें, एक प्लस कर लो एक माइनस कर लो, अच्छा दोनों माइनस अगर कर लोगे तो रिपल्शन, तो एक इधर भी हो सकता है एक इधर भी हो सकता है ना। तो इनमें जो सही वाला है वो कौन सा है ये बताता हूँ, ये देखो दो फोर्स, तो इसमें केवल ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट माना जाएगा, ये पूरा का पूरा जो हजारों ऑब्जर्वेशन किए गए वो कंक्लूड करता है कि इस पोजीशन में केवल ये कॉन्फ़िगरेशन ही ट्रू देखा गया, ट्रू देखा गया, ठीक है। तो बाकी सबको आप रॉन्ग बना दो, कट कर दो, और ये डायग्राम जरूर बनाना है, कटिंग का ये मतलब नहीं कि नोट खाली यही करना है, नोट सारा करना है उसके बाद कटिंग करना, ठीक है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में यही ऑप्शन आ सकता है एज इट इज। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेंट्रल फोर्स इन नेचर, इस फोटोज का मीनिंग यही है, वो सेंट्रल फोर्स की तरह ही है, क्लियर, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया। 6 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और क्या क्या है, अच्छा एक चीज तो भूल गया बताना, इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ या इनवर्स स्क्वायर रूल, लिख लो क्या होता है, इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर rule. Inverse square rule means F proportional to 1 upon R square. तो जितनी भी फोर्सेस हैं और जो फोर्सेस इन फ्यूचर एक्सप्लोर होने भी वाले हैं फिजिक्स की दुनिया में, अभी तो हमने जो फोर्सेस डिफाइन करे हैं वो हमने केवल 4 फोर्सेस डिफाइन करे हैं, फंडामेंटल अभी तक अर्थ पे हमने 4 फोर्सेस जाना है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स का हम थोड़ा बहुत स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। जितने भी फोर्सेस एक्सप्लोर हो रहे हैं, मान लो कुछ और फोर्स हमने नया सर्च आउट किया, वो अगर किसी भी अमाउंट पे डिपेंड करे, उसके साथ साथ अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली डिपेंड करे स्क्वायर के, तो उस फोर्स को भी हम कहेंगे कि ये फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, और जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखा गया है। तो ये हुई इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, बताओ, हाँ जी क्लियर। तो अच्छा टाइम हो गया क्या, यस सर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब कूलॉम्स लॉ पे कुछ बातें आप रिवाइज करके आना, जो आपकी बुकिश लैंग्वेज वाली होगी, एनसीईआरटी की पढ़ते रहो अभी, ठीक है। रीडिंग आप कई बार 2-3 बार करो, जो समझ नहीं आती, ठीक है, उसको मार्कर से मार्क करके आप ग्रुप में डालो, या तो मुझसे पूछ लो इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही पजल्ड है, कम से कम एनसीईआरटी की तो बहुत रीडल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो लोग बीएम शर्मा पढ़ रहे हैं उनको इजीली समझ में आ सकता है, हालांकि उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं।
प्रदीप देखो बोर्ड के में अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप एनसीईआरटी और प्रदीप के हेल्प से। कंपटीशन उसमें थोड़ा टफ हो जाएगा तो इसलिए मैंने वो बुक लगवाई है रेफरेंस की, ठीक है। तो आपको वो बुक एचसी वर्मा, बीएम शर्मा और एनसीईआरटी ये मस्ट बुक है, ये होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही, बातें और भी है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।